नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 11 से 13 मार्च के बीच सीएम योगी कर सकते हैं मेरठ का दौरा। मेरठ में आयोजित आयुष पर्व में हिस्सा ले सकते हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होगा आयुष पर्व, जहां शोभित यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कार्यक्रम के संयोजक हैं। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम होगा और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हो सकता है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये प्रस्तावित ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कार्यक्रम के संयोजक हैं। तो 11 से 13 मार्च के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ का दौरा कर सकते हैं। मेरठ में आयोजित आयुष पर्व में हिस्सा ले सकते हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होगा आयुष पर्व, जहां शोभित यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। बता दें, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कार्यक्रम के संयोजक हैं। 11 से 13 मार्च के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ का दौरा कर सकते हैं। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी? 11 से 13 मार्च के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हो सकता है, क्या ये खास पूरा कार्यक्रम? आयुष योजना को लेकर के आयुष पर्व मनाया जा रहा है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा ये एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल। ये मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा, जहां पर आयुर्वेद को लेकर के बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद से देखिए काफी फायदे होते हैं। आयुर्वेद की जो दवाइयां होती हैं वो काफी सस्ती भी होती हैं। उसी को लेकर के मेरठ में आयुष पर्व मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। अभी ये सूचना मिल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल इस बात की भी पुष्टि नहीं हो सकती है। अभी ऑफिशियल कोई बयान नहीं है, ऑफिशियल कोई लेटर नहीं है, लेकिन फिलहाल कंफर्म है। एक मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष पर्व मनाने के लिए मेरठ दौरे पर आ सकते हैं 11 से 13 मार्च में। बिल्कुल। और अतुल, उपराष्ट्रपति का भी बताया जा रहा है कि वो भी पहुंच सकते हैं, क्या कुछ उससे जुड़ी अपडेट? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का फैसला दिया। इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों और क्या फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सीबीआई चीफ की तर्ज पर होगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई करेंगे सीईसी का चयन। देश में पिछले कुछ दिनों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए। यहां तक कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है, तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसमें केएम जोसेफ साहब ने बोलते हुए स्पेशली ये कहा है कि प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस के लिए, कि इलेक्शंस फेयर हो और प्योरिटी हो, और इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमिश्नर के, वो बिल्कुल पब्लिक के आगे भी ऐसे रहें कि बिल्कुल फेयर एंड प्योर हों। प्योर इज द मेन वर्ड विच दे हैव यूज्ड, जो उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक पैनल प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ अपोजिशन का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो पैनल है जो डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा और वो ही नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए
कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। कमेटी बनने के बाद उन सवालों पर भी विराम लगेगा जो चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष उठाता रहा है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब विपक्ष का भी उतना ही रोल होगा जितना सरकार का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के तस्वीर महल स्थित बीजेपी नेता कुशल पाल सिंह के पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा एंटी करप्शन पुलिस थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां दबंग पंप कर्मियों ने प्रभारी को इतना पीटा कि पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया। मारपीट का मामला पंप कर्मियों द्वारा कोई पहली बार नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जहां घायल पुलिसकर्मियों को जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित नरोत्तम फिलिंग पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन को हिरासत में लिया गया है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत तस्वीर महल पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर आज एक पुलिसकर्मी के साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी के नाक पर चोट पहुंची। पुलिसकर्मी को मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया गया है तथा मौके से पेट्रोल पंप पे कार्यरत 4 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत तस्वीर महल मेरा स्टाफ भी उतर गया। एक ठेकेदार थे जिससे काम कर रहा था थाने पे, मैं उसका इंतजार कर रहा था। आके गाड़ी में कहते गाड़ी हटाओ, मैंने कहा अभी हटा लेंगे, 2 में आ रहे हैं। उधर से ये मालिक आए जिसको लेके गए, उसके 2 लड़के और थे, आके तुरंत और इसका स्टाफ ने मारपीट शुरू कर दी बिना पूछे। तो आप क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। कहाँ से आए, किस उसमें हैं आप? थाना प्रभारी एंटी करप्शन अलीगढ़ मंडल। अच्छा, तो कहाँ पर, किस जगह हुआ ये? यही पर मारा, यहाँ से वहाँ तक मारा पूरा। कितने लोग होंगे तकरीबन? मारने के लगे मारी भी पूरा। कितने लोग होंगे तकरीबन? 4-5 लोग कम से कम। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? वही बताया दो आपको। गाड़ी खड़ी करिए, यहाँ से गाड़ी हटाओ, अपने घर ले आकर खड़ी करो। यहाँ से गाड़ी पूरी साइड में खड़ी है, आपके सामने गाड़ी साइड में खड़ी है, राइट से पेट्रोल पंप पे खड़ी है, रोड के किनारे खड़ी है। सिर्फ ठेकेदार है यहाँ पे अर्जुन, उन्हीं का मैं वेट कर रहा था, यहाँ पीछे से आ रहे थे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी देखिए सामने आ रही है, किस तरीके से टीम मेंबर पर हमला किया गया है, जहां लगातार इसी तरीके की गुंडागर्दी की जाती है बताया जा रहा है? जब भी कोई इस टाइप की मारपीट लोग करते रहते हैं, इनका एक बहुत जबरदस्त तरीके से गाली का वीडियो भी और गाड़ी का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बुरी तरीके से एक व्यापारी को गाली दे रहे हैं। इसके अलावा भी इनके और बहुत सारे कारनामे हैं, किस तरह से लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस, जिसका एक थाना प्रभारी को पीटा गया इतनी बुरी तरीके से, उसके बाद भी जब हमने वहां पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने इस मामले को बड़े ही हल्के रूप में लिया। और सुनने में यह आया है कि रात को 10:30 बजे के करीब जो बीजेपी के नेता और बाकी उन सब के दबाव के चलते अभी फिलहाल कुशल पाल को हिरासत से छोड़ दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कुशल पाल का कितना रोल है, क्या रोल है, लेकिन फिलहाल उसको अभी छोड़ दिया गया है। लेकिन उसके जो बाकी अन्य साथी हैं वो अभी पुलिस की हिरासत में है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से इन्होंने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस का मनोबल तोड़ने वाली अपने आप में घटना है, क्योंकि इंस्पेक्टर को बुरी तरीके से मारा गया, उसके पूरे नाक उनको तोड़ दिया गया। अब योगी सरकार भी माफियाओं पर मतलब सब तरीके की कार्रवाई कर रही है, उनको मिटाने का उद्देश्य रखती है, लेकिन इस टाइप के जो माफिया खुद उस टीम के साथ है उनको वो किस तरीके से हैंडल करेगी। बिल्कुल, तो यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरीके से गुंडागर्दी का जवाब दिया जाता है आने वाले समय में, ताकि इस तरीके से जो पंप कर्मी है वो गुंडागर्दी ना कर पाए आगे, देखना होगा। बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। हाथरस कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो वहीं 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। दरअसल 14 सितंबर 2020 को एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसमें पीड़िता की मौत हो गई थी। अब उस पूरे मामले में सजा सुनाई गई है। उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट देखिए।
हाथरस कांड में भले ही फैसला देर से आया हो, लेकिन दुरुस्त आया है। कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो कहीं न कहीं दुनिया के लिए नजीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। फैसले की बात करें तो कोर्ट ने आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। दरअसल हाथरस के चंदपा इलाके में एक दलित युवती के साथ 14 सितंबर 2020 को सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता की मौत हो गई थी। सीबीआई ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल अब बेटी को एक लंबे अरसे के बाद इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। एक एक्यूज 4 में से एक एक्यूज संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। SC/ST एक्ट और 304 पार्ट 1 में कन्विक्शन किया है और 3 एक्यूज को इसमें एक्विटल कर दिया गया है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज एक को सजा हुई है, बाद में उन तीनों का भी कन्विक्शन होगा। अगर एक का इसमें कन्विक्शन हो रहा है और पहले दिन 14 तारीख को 14 सितंबर 2020 को चंदपा थाने में वो बेटी पहली बार इसका एक्यूज जिसका कन्विक्शन हुआ है उसका नाम ले रही है। 16 तारीख को उसने अपने परिवार को बताया। तो जब इस केस में एक ही अपराधी था तो फिर SI वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट क्यों फाइल कर दी नेग्लिजेंसी में? आपको याद होगा इस मामले पर जमकर सियासत भी हुई थी। हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था और तो और दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। 29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद बेटी का परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा था। मामले की विवेचना सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने 4 अभियुक्त जिनमें संदीप, रवि, रामू और लवकुश के खिलाफ आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट के न्यायालय में दाखिल किया था। लोगों को बरी कर दिया है जी और संदीप को सजा बोल दी गई। अच्छा, किन धाराओं के तहत? 310 SC/ST एक्ट में और 3 से 4 में और 2 बजे सजा के बिंदु पर सुनेंगे। आरोप सिद्ध हो गया? हाँ, आरोप सिद्ध हो गया। बाइज्जत बरी कर दिया जी। अगला कदम अब इसके खिलाफ जाएंगे हम कहाँ? हाई कोर्ट जाएंगे। जाहिर है ये फैसला महिला सुरक्षा के मद्देनजर नजीर बनता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट के इस फैसले से बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे समिति के अध्यक्ष होंगे। अडानी मामले में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के गठन के आदेश दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बिजनेसमैन गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में मचे बवाल की जांच और मौजूदा नियामक तंत्र की बेहतरी के बारे में सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में OP भट्ट, जस्टिस JP देवधर, KV कामथ, नंदन नीलकेणी और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 4 याचिकाएं दायर की गई थी। वकील ML शर्मा की ओर से दायर याचिका में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की मंशा पर सवाल उठाते हुए एंडरसन और उसके भारत में मौजूद सहयोगियों के खिलाफ जांच के जरिए आपराधिक साजिश रची गई ताकि अडानी के शेयरों में आर्टिफिशियल तरीके से गिरावट लाकर खुद शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाया जा सके। की गई थी उसको स्वीकार करते हुए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है और एक्सपर्ट कमेटी जो है अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑनरेबल अभय मनोहर सप्रे के चेयरमैनशिप में काम करेगी और भी मेंबर उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं।
तो एक्सपर्ट कमेटी के लिए जो इश्यूज फ्रेम किए गए हैं वो ये हैं कि एक तो आप आगे मजबूती से रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे काम करे उसके लिए सुझाव दीजिए। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट बाबत इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो कोई आगे और सुझाव हो सकते हैं उनके बारे में दिया जाएगा। दूसरी ओर वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप के एफपीओ में LIC और SBI 3200 रुपए प्रति शेयर दे रहे थे, जबकि सेकेंडरी मार्केट में अडानी के शेयर की खरीद बिक्री 1800 रुपए के स्तर पर हो रही थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए फैसले को लेकर गौतम अडानी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अडानी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। ये समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा, सत्य की जीत होगी। आखिर बनाई गई कमेटी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आगरा से अब खबर, महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 10 महीने पहले महिला का निकाह हुआ था। मृतक महिला का साबिर अली नामक युवक से निकाह हुआ था। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा के रसूलपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 10 महीने पहले महिला का निकाह हुआ था। मृतक महिला का साबिर अली नामक युवक से विवाह हुआ था। महिला ने आत्महत्या की है। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा के रसूलपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आगरा से ये पूरी खबर है, जहां 10 महीने पहले महिला का निकाह हुआ था और 10 महीने बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरठ में एसएसपी के आदेश के बाद देर रात तक सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां भैंसाली बस अड्डा, लालकुर्ती, ब्रह्मपुरी चौराहा, हापुड़ अड्डा समेत कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई संदिग्ध वाहनों को सीज किया गया है। साथ ही दर्जन भर से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए हैं, जिसके चलते चेकिंग को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा मेट्रो प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहा है, जबकि अब तक आगरा मेट्रो को प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए 29.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। दरअसल यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मेट्रो साइट का निरीक्षण किया और इस दौरान आगरा कॉलेज और RBS कॉलेज पर उड़ती धूल दिखाई दी। दोनों साइटों पर एंटी स्मॉग गन बंद मिले हैं। इतना ही नहीं, जहां स्प्रिंकलर भी बंद मिले हैं, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेट्रो को नोटिस थमा दिया है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस थमाया है मेट्रो को, जहां मेट्रो नहीं कर रहा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन। इससे पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है, जहां यूपी PCB के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान धूल उड़ती हुई नजर आई, जिसके चलते ये नोटिस थमाया गया है। आगरा से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों साइटों पर एंटी स्मॉग गन बंद मिली है, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर वहां पर बढ़ा हुआ नजर आया है, धूल उड़ती हुई नजर आई है। और जब मौके पर निरीक्षण करने अधिकारी पहुंचे तो इसे देखकर नाराजगी व्यक्त की और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया है, नोटिस भी थमा दिया गया है। तो अब प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो के लिए जहां नोटिस ये थमा दिया गया है, आगरा कॉलेज और आरबीएस कॉलेज पर धूल उड़ती हुई नजर आई थी जब अधिकारी पहुंचे थे और तब पता चला कि दोनों साइटों पर एंटी स्मॉग गन बंद मिली थी। बरेली में पीएम मोदी की योजना फ्री अनाज योजना पर ठेकेदारों की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। बहेड़ी में गरीबों तक पूरा अनाज नहीं पहुंच रहा है। जमकर घट तौली और हर बोरी में 5 से 10 किलो अनाज कम और हर यूनिट पर 1 किलो कम अनाज ही पहुंचता है। बता दें, सरकारी गल्ले की गाड़ी से रास्ते में कालाबाजारी देख स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। थाना बहेड़ी और शेरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।